सुबह के ठीक 8:30 बजे का समय था। हल्की ठंडी हवा के बीच सूरज की किरणें शहर की पुरानी इमारतों पर पड़ रही थी। जिला मुख्यालय से लगभग 15 किलोमीटर दूर स्थित औद्योगिक क्षेत्र में आज विशेष निरीक्षण होना था। सरकारी गाड़ियों का काफिला सड़क पर तेजी से बढ़ रहा था। सबसे आगे लगी लाल बत्ती वाली सफेद गाड़ी में बैठी थी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की अधिकारी, जिला मजिस्ट्रेट अनन्या सिंह। अनन्या का चेहरा आत्मविश्वास से भरा हुआ था। हल्का मेकअप, सादी लेकिन सलीकेदार कॉटन साड़ी और आंखों में एक कठोर दृढ़ता। 5 साल पहले वो एक साधारण गृहिणी थी और आज पूरे जिले की सबसे बड़ी प्रशासनिक अधिकारी। उनके साथ बैठे एसडीएम ने फाइल खोलते हुए कहा, मैम, आज का मुख्य निरीक्षण नगर निगम के कचरा प्रबंधन प्लांट का है। पिछले महीने कई शिकायतें आई थी। अनन्या ने खिड़की के बाहर देखते हुए शांत स्वर में कहा, जो भी गड़बड़ी मिले आज साफ साफ कार्रवाई होगी। कोई समझौता नहीं। गाड़ी आगे बढ़ती रही और अनन्या की आंखें बाहर के दृश्य देख रही थी, लेकिन मन कहीं और था। तुमसे कुछ नहीं होगा, रवि। अनन्या की आवाज में निराशा और गुस्सा दोनों थे। सामने खड़ा रवि चुप था। फटी हुई शर्ट, थका हुआ चेहरा और आंखों में अपमान की चुभन। मैं कब तक तुम्हारी असफलताओं का बोझ उठाऊं? लोग हंसते हैं मुझ पर। रवि ने धीमे स्वर में कहा, मैं कोशिश कर रहा हूं अनन्या, बस थोड़ा समय। 5 साल से समय ही दे रही हूं। उस दिन घर में शब्दों का तूफान था। अनन्या पढ़ी लिखी थी, महत्वाकांक्षी थी और सपने बड़े थे। रवि छोटा मोटा ठेकेदारी काम करता था, लेकिन बार बार घाटा हो जाता। समाज की बातें, रिश्तेदारों के ताने और अनन्या का बढ़ता आत्मसम्मान सब मिलकर उस रिश्ते को धीरे धीरे तोड़ रहे थे। और फिर एक दिन कोर्ट में खड़े होकर दोनों ने तलाक के कागजों पर हस्ताक्षर कर दिए। रवि ने आखिरी बार कहा था, एक दिन तुम बहुत बड़ी बनोगी और शायद उस दिन मुझे याद करोगी। अनन्या ने बिना पीछे देखे कदम बढ़ा दिए थे। गाड़ी नगर निगम के कचरा प्रबंधन केंद्र के बाहर रुकी। चारों तरफ बदबू, कचरे के ढेर और काम में लगे मजदूर। जैसे ही अनन्या गाड़ी से उतरी, अधिकारी एकदम चौकन्ने हो गए। सफाई क्यों नहीं है यहां? उन्होंने कड़क आवाज में पूछा। कर्मचारी इधर उधर भागने लगे। अनन्या निरीक्षण करते करते प्लांट के पिछले हिस्से की ओर बढ़ी। वहां खुले मैदान में कई लोग कूड़ा बीन रहे थे। फटे कपड़े, गंदे हाथ और झुकी हुई कमरें। अचानक उनकी नजर एक व्यक्ति पर जाकर ठहर गई। वो आदमी झुका हुआ प्लास्टिक की बोतलें अलग कर रहा था। बाल बिखरे हुए, दाढ़ी बढ़ी हुई, कपड़े मैले, लेकिन वो चाल, वो कंधों का ढलान। अनन्या का दिल एक पल के लिए रुक गया। नहीं, ये नहीं हो सकता। उन्होंने 2 कदम आगे बढ़कर ध्यान से देखा। वो आदमी जैसे ही सीधा हुआ, उनकी आंखें उससे टकराई। समय ठहर गया। वो रवि था। रवि ने पहले तो उन्हें पहचाना नहीं। फिर जब नजरें ठहरी तो उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई, दर्द भरी लेकिन शांत। नमस्ते मैडम, उसने सिर झुकाकर कहा। मैडम शब्द अनन्या के कानों में हथौड़े की तरह लगा। 5 साल पहले वो उसे रवि कहती थी, आज वो उन्हें मैडम कह रहा था। उनके साथ खड़े अधिकारी हैरान थे। मैम, आप इन्हें जानती हैं? अनन्या ने खुद को संभालते हुए कहा। नहीं, बस काम देख रही हूं। रवि फिर झुक गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन अनन्या का दिल तेजी से धड़क रहा था। निरीक्षण खत्म हुआ, लेकिन अनन्या का ध्यान कहीं और था। गाड़ी में बैठते ही उन्होंने खिड़की के बाहर देखा। रवि अभी भी कचरे के ढेर के पास था। उन्हें याद आया, वही आदमी जिसने कभी उन्हें रात रात भर पढ़ाई करने दिया, खुद खाना बनाकर खिलाया और कहा था, तुम्हें अफसर बनना है, मैं साथ हूं। तो फिर आज वो यहां क्यों है? क्या सच में वो नाकाम था या परिस्थितियां उसे यहां तक ले आईं?
गाड़ी आगे बढ़ गई, लेकिन अनन्या का मन वही रह गया। अनन्या अपने सरकारी बंगले में बैठी थी। सामने मेज पर फाइलें खुली थी, लेकिन ध्यान कहीं और था। फोन बजा। मैम, आज की रिपोर्ट तैयार है, पीए ने कहा। ठीक है, उन्होंने छोटा सा जवाब दिया। फोन रखते ही वो खिड़की के पास आकर खड़ी हो गई। 5 साल पहले उन्होंने सोचा था, तलाक के बाद जिंदगी आसान हो जाएगी, और सच में करियर चमक उठा। उन्होंने दिन रात मेहनत की, परीक्षा पास की, ट्रेनिंग पूरी की, और आज जिले की डीएम बन गई। लेकिन आज पहली बार उन्हें लगा, सफलता के शिखर पर खड़े होकर भी दिल खाली है। रवि उसी शाम अपने छोटे से झोपड़े में बैठा था। हाथ धोकर सूखी रोटी खा रहा था। उसके दोस्त रामू ने पूछा, अरे रवि, आज तो बड़ी मैडम आई थी, तू ऐसे देख रहा था जैसे पहचानता हो। रवि हल्का सा मुस्कुराया, पहचानता हूं, बहुत अच्छे से। कौन थी? रवि ने रोटी का टुकड़ा तोड़ते हुए कहा, मेरी पत्नी थी, 5 साल पहले तक। रामू हाथ से गिलास गिरते गिरते बचा। क्या? वो बड़ी अफसर तेरी पत्नी? रवि ने सिर हिलाया। हां, और आज वो जहां है, वहां पहुंचने में शायद मेरा भी थोड़ा हाथ था। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बस एक अजीब सी शांति थी। रात के करीब 11 बजे अनन्या अपने कमरे में टहल रही थी। आखिर उन्होंने इंटरकॉम उठाया। कल सुबह कचरा प्रबंधन प्लांट की पूरी कर्मचारी सूची मेरे टेबल पर चाहिए, विशेषकर अस्थायी मजदूरों की। जी मैम, उधर से जवाब आया। फोन रखते ही उन्होंने धीरे से फुसफुसाया, रवि, तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, लेकिन क्या वो मदद करेंगी? या ये सिर्फ बीते हुए रिश्ते का बोध है? क्या रवि सच में असफल था, या किसी ने उसे असफल बना दिया? सच जो तलाक के कागजों में दब गया था। सुबह के 9:30 बजे अनन्या अपने ऑफिस में बैठी थी। सामने फाइलों का ढेर था, लेकिन उनकी नजर बार बार दरवाजे पर जा रही थी। पीए ने दस्तक दी। मैम, आपने जो अस्थायी मजदूरों की सूची मंगाई थी, वो आ गई है, अंदर भेजिए। फाइल उनके सामने रखी गई। उन्होंने पन्ने पलटने शुरू किए, और कुछ सेकंड बाद उनकी उंगलियां ठहर गई। नाम लिखा था रवि कुमार। पद अस्थायी कचरा छंटाई मजदूर। मासिक आय 6,200 रुपए। पता झुग्गी बस्ती, वार्ड नंबर 11। अनन्या की सांस जैसे अटक गई। जिस व्यक्ति ने कभी उनके सपनों को पंख दिए थे, आज वो 6,200 रुपए में जिंदगी गुजार रहा था। तलाक से ठीक 6 महीने पहले रवि ने एक बड़ा ठेका लिया था। शहर में एक प्राइवेट बिल्डिंग का निर्माण कार्य। अगर वो सफल हो जाता तो सब बदल सकता था। लेकिन उसी समय बाजार में अचानक मंदी आई। सामग्री के दाम बढ़ गए, मजदूरों ने काम छोड़ दिया, और क्लाइंट ने पेमेंट रोक दी। रवि ने अपनी सारी बचत लगा दी, यहां तक कि अपने पिता की जमीन भी गिरवी रख दी। उसे उम्मीद थी, बस एक मौका और सब संभल जाएगा। लेकिन अनन्या उस समय सिविल सेवा की तैयारी कर रही थी। रवि ने कभी उन्हें सच्चाई नहीं बताई। वो नहीं चाहता था कि उनकी पढ़ाई पर असर पड़े। रात में वो चुपचाप बैठकर हिसाब लगाता, दिन में मुस्कुराकर कहता, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सब ठीक नहीं हुआ। एक दिन बैंक का नोटिस घर आया। अनन्या को पहली बार असली स्थिति का पता चला। तुमने मुझसे छुपाया? उनकी आवाज में गुस्सा था। मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था। रवि ने धीमे से कहा, परेशान? तुमने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी। उस दिन के बाद रिश्ते में खामोशी बढ़ती गई। अनन्या को लगा रवि लापरवाह है। रवि को लगा वो उसका भरोसा खो चुका है। और फिर तलाक। अनन्या ने फाइल बंद की, लेकिन एक बात उन्हें अंदर से कचोट रही थी। फाइल के आखिरी पन्ने में एक नोट था। रवि कुमार, पिछले 5 वर्षों से लगातार कार्यरत, कोई छुट्टी नहीं ली। 5 साल बिना एक दिन की छुट्टी। उन्होंने तुरंत पीए को बुलाया।
इस व्यक्ति के बारे में और जानकारी चाहिए। आज ही। जी मैम। रवि सुबह 4 बजे उठता, झोपड़ी के बाहर हैंडपंप से पानी भरता, फिर पुरानी साइकिल पर बैठकर प्लांट पहुंचता। वो सबसे पहले आता और सबसे आखिरी जाता। रामू ने एक दिन पूछा, तू इतना मेहनत क्यों करता है? रवि ने हंसकर कहा, क्योंकि मेरे पास खोने को कुछ नहीं है और साबित करने को बहुत कुछ। किसे? रामू ने चौंक कर पूछा। रवि ने आसमान की तरफ देखा। खुद को। दोपहर के करीब 2 बजे प्लांट सुपरवाइजर भागता हुआ आया। रवि, डीएम मैडम ने तुम्हें ऑफिस बुलाया है। सारे मजदूर एक दूसरे को देखने लगे। रवि के हाथ में पकड़ी प्लास्टिक की बोतल जमीन पर गिर गई। मुझे? उसने हैरानी से पूछा। हां, अभी चलो। रवि ने हाथ धोए, कपड़ों की धूल झाड़ी और धीरे धीरे सरकारी ऑफिस की ओर चल पड़ा। अनन्या अपने केबिन में बैठी थी। दरवाजा खुला। रवि अंदर आया। दोनों कुछ सेकंड तक चुप रहे। बैठो, अनन्या ने कहा। रवि ने कुर्सी की ओर देखा, फिर सिर झुकाकर खड़ा ही रहा। मैं खड़ा ही ठीक हूं, मैडम। रवि। अनन्या के मुंह से अनजाने में उसका नाम निकल गया। कमरे में सन्नाटा छा गया। तुम यहां? उन्होंने धीरे से पूछा। रवि ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया। जिंदगी ने जहां जगह दी, वही आ गया। तुमने कभी बताया क्यों नहीं कि तुम इतने कर्ज में थे? रवि ने पहली बार उनकी आंखों में देखा। क्योंकि तुम उड़ान भर रही थी। मैं नहीं चाहता था कि मेरी परेशानी तुम्हारे पंख काट दे। अनन्या की आंखें भर आई, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला। तो तुमने सोचा तलाक बेहतर है? रवि ने गहरी सांस ली। तलाक तुम्हारा फैसला था, मैंने सिर्फ दस्तखत किए थे। ये वाक्य तीर की तरह लगा। तुमने दूसरी शादी क्यों नहीं की? अनन्या ने अचानक पूछा। रवि हल्का सा हंसा, जिसे दिल से निकाला ही नहीं। उसकी जगह कौन लेगा? अनन्या के हाथ कांप गए। लेकिन मैं अब तुम्हारी जिंदगी में नहीं हूं। उन्होंने कठोर बनने की कोशिश की। कभी थी भी नहीं। रवि ने शांत स्वर में कहा, तुम हमेशा अपने सपनों में थी और मैं उन सपनों का दर्शक। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। तभी दरवाजा खटखटाया गया। एक वृद्ध व्यक्ति अंदर आया, प्लांट का पुराना कर्मचारी। मैम, अगर आप अनुमति दे तो एक बात कहूं? अनन्या ने इशारा किया। वृद्ध ने कहा, यह आदमी 5 साल से हर महीने अपनी आधी कमाई अनाथालय में दान करता है। अनन्या चौंक गई। क्या? हां मैम, शहर के नवजीवन बाल आश्रम में। वहां एक बच्ची की पढ़ाई का खर्च भी ये उठाता है। अनन्या ने अविश्वास से रवि की ओर देखा। क्यों? उनकी आवाज कांप रही थी। रवि ने नजरें झुका ली। क्योंकि हमारी बेटी होती तो शायद इतनी ही उम्र की होती। अनन्या की आंखों से आंसू गिर पड़े। उन्हें याद आया, तलाक से पहले उनका एक मिसकैरेज हुआ था। उसके बाद दोनों के बीच दूरी और बढ़ गई थी। अनन्या ने पहली बार महसूस किया, जिसे उन्होंने असफल समझा, वो इंसानियत में उनसे कहीं बड़ा था। रवि, अगर मैं उस दिन थोड़ा और समझ पाती। रवि ने बीच में ही रोक दिया। अब बीता हुआ वक्त मत दोहराओ। तुमने सही किया। तुम्हें ऊंचाइयों पर होना चाहिए था। और तुम? मैं वही हूं जहां होना चाहिए। अनन्या ने फाइल बंद की। आज से तुम यहां मजदूर नहीं रहोगे। रवि चौंका। मतलब? नगर निगम में स्थायी पद खाली है। सुपरवाइजर ट्रेनिंग शुरू होगी। तुम्हारा नाम मैं खुद भेजूंगी। रवि ने तुरंत सिर हिलाया। नहीं मैडम, मुझे किसी की सहानुभूति नहीं चाहिए। यह सहानुभूति नहीं है, अनन्या ने दृढ़ स्वर में कहा। यह न्याय है। दोनों की आंखें फिर मिली। लेकिन सवाल अब भी बाकी था। क्या यह सिर्फ कर्तव्य है या दिल में दबी हुई भावनाएं फिर जाग रही? हैम्फिस के उस कमरे में हुई बातचीत के बाद माहौल बदल चुका था, लेकिन असली तूफान अभी बाकी था। अगले दिन जिला कार्यालय। सुबह की मीटिंग चल रही थी। सभी विभागीय अधिकारी मौजूद थे। अनन्या ने फाइल बंद करते हुए कहा,
नगर निगम के कचरा प्रबंधन विभाग में कई अनियमितताएं मिली हैं। सुधार तुरंत होगा और कुछ कर्मचारियों को उनकी योग्यता के अनुसार पदोन्नति दी जाएगी। एक अधिकारी ने संकोच से पूछा, मैम, क्या आप रवि कुमार की बात कर रही है? कमरे में हल्की फुसफुसाहट होने लगी। अनन्या ने सीधा जवाब दिया, हाँ, मैंने उनकी फाइल देखी है। 5 साल की निरंतर सेवा, कोई शिकायत नहीं और सामाजिक योगदान भी। दूसरा अधिकारी बोला, लेकिन मैम, वो तो अस्थाई मजदूर है और लोग बातें करेंगे। अनन्या की आंखें कठोर हो गई। लोग क्या कहेंगे, उससे प्रशासन नहीं चलता। यहां काम योग्यता से होगा, रिश्तों से नहीं। उनकी आवाज में दृढ़ता थी, लेकिन अंदर कहीं हल्की कंपकंपी भी, क्योंकि वो जानती थी लोग सच नहीं जानेंगे। वे बस इतना जानेंगे कि डीएम ने अपने पूर्व पति को प्रमोशन दिया। शाम होते होते खबर फैल गई, सुना, डीएम मैडम अपने एक्सपति को ऊपर चढ़ा रही है। अरे, जरूर कोई चक्कर होगा। 5 साल बाद भी रिश्ता बाकी है लगता है। सोशल मीडिया पर भी पोस्ट आने लगे। रवि तक भी बातें पहुंच गई। रामू ने झोपड़ी में आकर कहा, अरे भाई, तू तो बड़ा आदमी निकला। पूरा शहर तेरे बारे में बात कर रहा है। रवि चुप बैठा रहा, कुछ बोल भी। रामू ने हिलाया। रवि ने धीमे स्वर में कहा, मुझे ये सब नहीं चाहिए। अनन्या अपने कमरे में अकेली थी। फोन लगातार बज रहा था। पत्रकार, नेता, अधिकारी, उन्होंने सबको एक ही जवाब दिया। निर्णय प्रशासनिक आधार पर लिया गया है। लेकिन जब उन्होंने फोन रखा तो आईने में खुद को देखा। क्या सच में ये सिर्फ प्रशासनिक निर्णय है? मन ने सवाल किया। उन्हें याद आया तलाक के बाद की पहली रात, जब उन्होंने खुद को मजबूत दिखाया था, लेकिन तकिए में मुंह छुपाकर रोई थी। उन्होंने खुद से कहा था, अब मुझे किसी की जरूरत नहीं। लेकिन आज दिल मानने को तैयार नहीं था। अगले दिन सुबह रवि सीधे जिला कार्यालय पहुंच गया। सिक्योरिटी गार्ड ने रोका। कहां जा रहे हो? डीएम मैडम से मिलना है। अपॉइंटमेंट है? नहीं, लेकिन जरूरी है। कुछ देर बाद अनुमति मिल गई। कमरे में घुसते ही रवि ने बिना बैठे कहा, मैडम, मैं प्रमोशन नहीं चाहता। अनन्या चौंकी। क्यों? क्योंकि लोग सही नहीं समझेंगे और मैं नहीं चाहता कि आपकी छवि पर दाग लगे। मेरी छवि की चिंता तुम्हें कब से होने लगी? उनके स्वर में हल्की कड़वाहट थी। रवि ने शांत होकर कहा, जब से आप मेरी जिंदगी से गई, तब से। कमरे में फिर सन्नाटा। मैं दया पर नहीं जी सकता, रवि ने आगे कहा। अगर मैं ऊपर जाऊं तो अपनी मेहनत से, और अगर तुम्हारी मेहनत मैंने देखी है? अनन्या ने तीखे स्वर में पूछा। तो भी लोग यही कहेंगे कि मैं आपका फायदा उठा रहा हूं। अनन्या ने गहरी सांस ली। तुम हमेशा से ऐसे ही थे रवि, खुद की इज्जत बचाने के लिए सब छोड़ देने वाले। और आप हमेशा से ऐसी थी। रवि ने पहली बार आवाज ऊंची की। सपनों के लिए रिश्ते छोड़ देने वाली। दोनों की आंखें भर आई। तभी दरवाजा खटखटाया गया। एक मध्यम आयु की महिला अंदर आई। मैम, मैं नवजीवन बाल आश्रम से आई हूं। अनन्या ने पहचान लिया, वही आश्रम जहां रवि दान देता था। महिला ने फाइल आगे बढ़ाई। मैम, हमें सरकारी सहायता की जरूरत है और रवि जी ने कहा था कि अगर कभी मौका मिले तो आपसे मिलूं। अनन्या ने हैरानी से रवि की ओर देखा। तुमने? रवि ने सिर झुका लिया। मैंने कभी आपका नाम इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन मुझे पता था अगर आप सच्चाई जानेंगी तो मदद जरूर करेंगी। महिला ने आगे कहा, मैम, 5 साल पहले जब ये यहां आए थे तब ये खुद टूटे हुए थे, लेकिन इन्होंने हमारी एक बच्ची की पूरी जिम्मेदारी ली। कौन सी बच्ची? अनन्या की आवाज कांपी। महिला ने फाइल खोली। अंदर एक फोटो थी। करीब 4 साल की प्यारी सी बच्ची, बड़ी बड़ी आंखें। इसका नाम आर्या है, महिला बोली। इसे अस्पताल के बाहर छोड़ दिया गया था।
उसी दिन रवि जी वहां थे। इन्होंने इसे यहां लाने का फैसला किया। अनन्या का दिल तेजी से धड़कने लगा। अस्पताल? उन्होंने धीरे से पूछा। जी मैम, वही दिन जब आप। महिला रुक गई। रवि ने आंखें बंद कर ली। अनन्या को याद आया, तलाक से पहले उनका मिसकैरेज जिस अस्पताल में हुआ था। उसी दिन। क्या ये? उनके शब्द अधूरे रह गए। महिला ने कहा, हमें नहीं पता इसका असली परिवार कौन है, लेकिन रवि जी इसे अपनी बेटी मानते हैं। कमरे में सन्नाटा फैल गया। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? अनन्या की आवाज टूट रही थी। रवि ने धीरे से कहा, तुम उस वक्त मुझे बोझ समझती थी। मैं और बोझ नहीं बनना चाहता था। मैंने तुम्हें बोझ नहीं समझा था। तो क्या समझा था? रवि की आंखों में दर्द था। असफल? ये शब्द सीधे दिल में उतर गए। अनन्या कुर्सी से उठीं। रवि, ये प्रमोशन तुम्हारे लिए नहीं, सिस्टम के लिए है, और आश्रम को सरकारी सहायता तुरंत मिलेगी। उन्होंने महिला से कहा, कल से प्रक्रिया शुरू होगी। फिर रवि की ओर मुड़ी। लेकिन एक बात याद रखना, इस बार मैं सच से भागूंगी नहीं। रवि ने कुछ नहीं कहा। जाते जाते रवि रुका। अनन्या, अगर 5 साल पहले हम दोनों थोड़ा कम अहंकारी होते तो शायद आज कहानी अलग होती। अनन्या की आंखों में आंसू थे। शायद अभी भी देर नहीं हुई। रवि ठिठक गया, लेकिन कुछ बोले बिना बाहर चला गया। जिला कार्यालय की सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए रवि के कदम भारी थे। पीछे खड़ी अनन्या उसे जाते हुए देख रही थी। 5 साल पहले भी वो ऐसे ही गया था, बिना कुछ कहे, बिना पीछे मुड़े। लेकिन इस बार कुछ अलग था। शहर में उठता तूफान। अगले ही दिन स्थानीय अखबार की हेडलाइन थी, डीएम ने पूर्व पति को दिया प्रमोशन। टीवी चैनलों पर बहस होने लगी। नेताओं ने बयान दिए, ये प्रशासनिक भ्रष्टाचार है, ये भावनात्मक पक्षपात है। अनन्या के ऑफिस में लगातार फोन बज रहे थे, लेकिन उन्होंने एक ही जवाब दिया, निर्णय पूरी तरह सेवा रिकॉर्ड और पात्रता के आधार पर है। उन्होंने तुरंत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली। प्रेस कॉन्फ्रेंस, कैमरों की चमक, पत्रकारों की भीड़। एक पत्रकार ने सीधा सवाल किया, मैम, क्या यह सही है कि रवि कुमार आपके पूर्व पति हैं? कमरे में सन्नाटा छा गया। अनन्या ने बिना झिझक कहा, हां, यह सही है। हलचल मच गई। दूसरा सवाल आया, तो क्या यह निर्णय व्यक्तिगत है? अनन्या ने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, नहीं। अगर कोई व्यक्ति 5 साल तक बिना छुट्टी, बिना शिकायत और सामाजिक सेवा के साथ काम करता है, तो वो पदोन्नति का हकदार है। कानून रिश्ते नहीं देखता, काम देखता है। फिर उन्होंने एक और बात जोड़ी, और हां, अगर वो मेरे जीवन का हिस्सा रह चुका है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसका सम्मान छीन लिया जाए। कमरे में तालियां गूंज उठीं। रवि को प्रमोशन की चिट्ठी मिल गई थी। अब वो सुपरवाइजर ट्रेनिंग पर जाने वाला था। लेकिन अंदर एक द्वंद्व चल रहा था। क्या मैं सच में इस लायक हूं? उसने खुद से पूछा। रामू ने हंसते हुए कहा, अरे पागल, तू मेहनती है, ये तेरी जीत है। रवि ने धीरे से कहा, जीत तब होगी जब मैं खुद को माफ कर पाऊंगा। उधर अनन्या ने आश्रम की फाइल फिर से मंगवाई। उन्होंने अस्पताल का रिकॉर्ड निकलवाया। तारीख वही थी, स्थान वही था, लेकिन डीएन रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं था। उन्होंने आश्रम जाकर खुद आर्या से मिलने का फैसला किया। छोटी सी बच्ची गुलाबी फ्रॉक में आंगन में खेल रही थी। अनन्या पास गई। तुम्हारा नाम क्या है? बच्ची मुस्कुराई। आर्या। स्कूल जाती हो? हां। रवि पापा कहते हैं मुझे बहुत पढ़ना है। रवि पापा, ये शब्द अनन्या के दिल में उतर गए। बच्ची ने अचानक पूछा, आप रो क्यों रही हो? अनन्या ने जल्दी से आंसू पोंछे। खुशी के आंसू है। उसी वक्त रवि वहां पहुंचा। दोनों की नजरें मिली। तुम यहां? रवि ने हैरानी से पूछा। हां, अपनी बेटी से मिलने। रवि चौंका। हमारी? अनन्या ने धीमे स्वर में कहा।
शायद किस्मत ने हमें दूसरा मौका दिया है। उस शाम अनन्या ने एक साहसिक कदम उठाया। उन्होंने कानूनी प्रक्रिया शुरू की, आर्या को संयुक्त रूप से गोद लेने की। रवि ने घबराकर कहा, यह आसान नहीं होगा, समाज फिर बातें करेगा। अनन्या मुस्कुराई। 5 साल पहले हमने समाज के डर से फैसला लिया था, इस बार हम दिल से फैसला करेंगे। रवि की आंखें भर आई। लेकिन हमारा रिश्ता, अनन्या ने शांत स्वर में कहा, रिश्ते कागज से नहीं टूटते, अहंकार से टूटते हैं, और हमने वो अहंकार छोड़ दिया है। कानूनी प्रक्रिया के दौरान कई सवाल उठे। क्या आप दोनों फिर से शादी करना चाहते हैं? जज ने पूछा। रवि और अनन्या ने एक दूसरे को देखा। कुछ पल की खामोशी। फिर अनन्या ने कहा, हमने गलती की थी, लेकिन हमने सीखा भी है। अगर रवि तैयार हो तो मैं फिर से साथ चलना चाहती हूं। रवि की आवाज कांप गई। मैंने कभी साथ छोड़ा ही नहीं। कोर्ट रूम में हल्की मुस्कान फैल गई। कुछ महीनों बाद छोटे से समारोह में बिना शोर शराबे के दोनों ने दोबारा विवाह कर लिया। इस बार कोई दिखावा नहीं था, न कोई बड़ा हॉल, न भीड़, सिर्फ 3 लोग, रवि, अनन्या और छोटी आर्या। रवि अब नगर निगम में ईमानदार सुपरवाइजर था। अनन्या अब भी डीएम थी, लेकिन दिल से कहीं ज्यादा नरम। एक दिन निरीक्षण के दौरान अनन्या उसी कचरा प्लांट के सामने खड़ी थी। रवि उनके साथ था, अब बराबरी से। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, याद है 5 साल पहले यही मिले थे? रवि हंसा, हां, तब मैं झुका हुआ था। अनन्या ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अब नहीं, अब हम दोनों साथ खड़े हैं। पास खड़ी आर्या ने दोनों का हाथ पकड़ लिया। सूरज ढल रहा था, लेकिन इस बार किसी रिश्ते की रोशनी बुझ नहीं रही थी। सफलता पद से नहीं मापी जाती, सम्मान धन से नहीं आता, और रिश्ते अहंकार से नहीं, समझ से चलते हैं। जिसे हम असफल समझ लेते हैं, कभी कभी वही इंसानियत में सबसे सफल होता है।